हाँ जी बच्चों, अब हम लोग शुरू करने वाले हैं अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टैटिस्टिक्स का, जिसका नाम है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। दोस्तों, इस टॉपिक से आपको 4 से 5 क्वेश्चन बेयर टू मिनिमम पेपर में मिलने वाले हैं। और इस चैप्टर से आपको थ्योरी के क्वेश्चन भी कभी कभी पूछे जाते हैं और न्यूमेरिकल तो पूछा ही जाता है। और दोस्तों, मैं आज आपको इसको इस तरीके से कराने वाला हूं कि इसके जितने भी क्वेश्चन, चाहे वो थ्योरी का क्वेश्चन हो चाहे वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो, वो सारे क्वेश्चन आपके टिप्स पे होने वाले हैं। इस बात की 100% गारंटी आप मुझसे ले सकते हैं, 100% श्योरिटी है। तो दोस्तों, कमर कस लीजिए और शुरू करने वाले हैं अपना मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का टॉपिक। तो दोस्तों, सेंट्रल टेंडेंसी की बात करें, सबसे पहले तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या हुआ। मेजर माने होता है बेटा पता करना, किसको? सेंट्रल टेंडेंसी को। यहां सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब है सेंट्रल वैल्यू से। किससे है? सेंट्रल वैल्यू से। मतलब हमें पता करना है एक सेंट्रल वैल्यू, एक ऐसी वैल्यू जो कि किसी डेटा को रिप्रेजेंट कर सके और जिसके आसपास बाकी सारे ऑब्जर्वेशन क्या करते हो? लाई करते हो। ऐसी वैल्यू को हम क्या कहते हैं? सेंट्रल वैल्यू कहते हैं। मतलब आपके पास कई सारे ऑब्जर्वेशंस होंगे, 2 हो, 4 हो, 10 हो, 100 हो, 150 हो। आपको एक ऐसा नंबर पता करना है जिसके आसपास उस डेटा के सभी ऑब्जर्वेशन क्या करते हो? लाई करते हो। ऐसी वैल्यू को हम क्या कहते हैं? सेंट्रल वैल्यू कहते हैं। सही है, बात समझ में आ गई? तो इस टॉपिक के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहले ये देख लेते हैं। पहले हम पढ़ेंगे इंट्रो, जो मैंने अभी आपको दिया। दूसरा पढ़ेंगे हम आइडियल मेजर्स ऑफ सेंट्रल वैल्यू, माने हमें एक ऐसी सेंट्रल वैल्यू की खोज करनी है, पता करना है जो आइडियल हो। तो आइडियल होने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तीसरा, डिस्कशन ऑफ अर्थमेटिक मीन। तो अगर मैं बात करूं तो सेंट्रल वैल्यू के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? मीन, मीडियन और मॉड। मीन को अगेन 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। कौन कौन से? अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। तो हम अर्थमेटिक मीन भी पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन भी पढ़ेंगे, मीडियन भी पढ़ेंगे और मॉड भी पढ़ेंगे। माने इस चैप्टर के अंदर जो जो पॉसिबिलिटी बन सकती है वो सारी पॉसिबिलिटी हम कवर करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। भाई सेंट्रल वैल्यू क्या होती है? अगर हम बात करें सेंट्रल वैल्यू की दोस्तों, तो सेंट्रल वैल्यू का सेंस मैंने आपको बताया, एक ऐसी वैल्यू जो कि किसी डेटा को रिप्रेजेंट कर सके और जिसके आसपास बाकी सारी वैल्यू लाई करती होंगी। ऐसी वैल्यू को हम क्या कहेंगे? सेंट्रल वैल्यू कहेंगे। सेंट्रल वैल्यू के थ्रू हमें यह पता लगता है कि कोई सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन में कितनी यूनिफॉर्मिटी है। यूनिफॉर्मिटी माने वो डेटा कितना यूनिफॉर्म है, किस सेंट्रल वैल्यू, किस वैल्यू के आसपास उस डेटा के सभी ऑब्जर्वेशन लाई कर रहे हैं। ठीक है ना? तो जरा डेफिनेशन देखिए, अ वैल्यू विच डिफाइंस अ डेटा एंड ऑल द ऑब्जर्वेशन ऑफ द डेटा लाई अराउंड इट, दैट वैल्यू इज नोन एज सेंट्रल वैल्यू। उस वैल्यू को हम क्या कहेंगे दोस्तों? सेंट्रल वैल्यू कहेंगे। बेसिकली जरा ध्यान से देखिएगा, बेसिकली सेंट्रल वैल्यू डिफाइंस द यूनिफॉर्मिटी ऑफ द डेटा इन रेस्पेक्ट ऑफ वेरिएबिलिटी। माने कोई डेटा किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के पास कितना यूनिफॉर्म हो रहा है, कितना इकट्ठा हो रहा है, हम उस वैल्यू को क्या कहते हैं? सेंट्रल वैल्यू कहते हैं। इसके बाद बाय यूजिंग सेंट्रल वैल्यू वी आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट मोस्ट ऑफ द डेटा लाई अराउंड एट विच ऑब्जर्वेशन। हमें इससे यह पता लगता है कि ये जो डेटा है ये किसी कौन सी वैल्यू के आसपास सारे डेटा, उस डेटा के सभी ऑब्जर्वेशन लाई कर रहे हैं। बात समझ में आ गई दोस्तों? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, की पॉइंट्स। की पॉइंट्स का मतलब ये बात ध्यान रखने वाली है, ये नोट करने के लिए लिखा हुआ है। जरा ध्यान से देखिए, कह रहा है कि सेंट्रल वैल्यू हैज अ यूनिट। हर सेंट्रल वैल्यू की अपने आप में एक यूनिट होगी। माने अर्थमेटिक मीन की भी अपनी यूनिट होगी, ज्योमेट्रिक मीन की भी अपनी यूनिट होगी, हार्मोनिक मीन की भी अपनी यूनिट होगी, मीडियन की भी अपनी यूनिट होगी, मॉड की भी अपनी यूनिट होगी। बात समझ में आ गई दोस्तों? अच्छा, दूसरी बात, एंड इट इज ऑल्सो अफेक्टेड ड्यू टू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। बेटा यहां पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन का सेंस आता है ओरिजिन से। स्टैटिस्टिक्स में एडिशन और सब्ट्रैक्शन का मतलब आता है ओरिजिन से। माने अगर किसी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन में आप कोई पर्टिकुलर वैल्यू को जोड़ेंगे, माने सभी ऑब्जर्वेशन के अंदर आप कुछ इंक्रीमेंट किया आपने या डिक्रीमेंट किया, तो सेंट्रल वैल्यू उतनी ही इंक्रीज हो जाएगी या उतनी ही डिक्रीज हो जाएगी।
मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो सेंट्रल वैल्यू भी उतनी ही मल्टीप्लाई हो जाएगी और उतनी ही डिवाइड हो जाएगी। अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड की बात करूं तो उसे बोलते हैं दोस्तों स्केल, और प्लस और माइनस की बात करूं तो दोस्तों उसे बोलते हैं ओरिजिन। तो यहां पे जो मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन है दैट इज नोन टू बी द स्केल। क्या कहलाएगा? स्केल कहलाएगा। तो कह रहा है इट इज ऑल्सो अफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ ओरिजिन of a value in each observation and it is also affected due to change of multiplication or division माने scale of a value in each observation of the data। बात समझ में आ गई? अगर आप सभी ऑब्जर्वेशन के अंदर किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी को जोड़ेंगे, घटाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो सेंट्रल वैल्यू अफेक्टेड हो जाएगी, सेंट्रल वैल्यू अफेक्टेड हो जाएगी। ठीक है ना? अगर हम बात करें तो सेंट्रल वैल्यू प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू अंडरस्टैंड एनी टाइप ऑफ डेटा। किसी भी डेटा को समझने के लिए सेंट्रल वैल्यू बहुत बड़ा रोल निभाती है। जैसे मैं कहूं, अगर मेरे शुरू से बचपन से आज तक ऑन एन एवरेज मार्क्स 30 रहे, 30 मार्क्स रहे, माने आप क्या कहोगे? सर ये तो बेकार स्टूडेंट है। एवरेज से आपको पता लगता है कि अरे 30 मार्क्स एवरेज है, माने सारे ऑब्जर्वेशन 30 के आसपास लाई करेंगे। मतलब आपको मेरे बारे में बहुत कुछ जजमेंट हो गया, माने किसी सेंट्रल वैल्यू से किसी डेटा के बारे में बहुत सारी नॉलेज हो जाती है कि उस वैल्यू के आसपास मोस्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन लाई कर रहे होंगे। बात समझ में आ गई दोस्तों? इसके बाद सेंट्रल वैल्यू को बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है मीन, दूसरा है मीडियन और तीसरा है मॉड। देखिए ये तीनों सेंट्रल वैल्यू अलग अलग है, तीनों की कैलकुलेशन अलग अलग है। अगर मैं मीन की बात करूं तो मीन को अगेन 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। ठीक है ना? मीन जो है बेसिकली ये ऑन बिहाफ ऑफ कैलकुलेशन निकलता है। मीन जो है वो बेसिकली ऑन बिहाफ ऑफ कैलकुलेशन निकलता है। इसका मतलब आपको यहां पे मैथमेटिक्स का यूज करना पड़ेगा। मीन के अंदर आपको मैथमेटिक्स का यूज करना पड़ेगा। मीडियन की बात करें तो ये निकलता है ऑन बिहाफ ऑफ पोजीशन, ऑन बिहाफ ऑफ पोजीशन। मीडियन का मतलब क्या होता है? मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन से होता है। तो यहां पे हमें क्या ढूंढनी पड़ती है? पोजीशन ढूंढनी पड़ती है। इसी वजह से मीडियन को हम कहते हैं पोजीशनल एवरेज। क्या कहते हैं? पोजीशनल एवरेज। और मॉड की बात करूं तो ये निकलता है ऑन बिहाफ ऑफ ऑकरेंस, ऑन बिहाफ ऑफ ऑकरेंस। ये किसके बिहाफ पे निकलता है? ऑकरेंस के बिहाफ पे निकलता है। माने जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार ऑकर हो रही होगी हम उस वैल्यू को क्या कह देते हैं? सेंट्रल वैल्यू कह देते हैं। तो मीन की बात करें ये ऑन बिहाफ ऑफ कैलकुलेशन निकलता है, मीडियन की बात करें ये ऑन बिहाफ ऑफ पोजीशन निकलता है, और मॉड की बात करें ये ऑन बिहाफ ऑफ ऑकरेंस निकलता है। अगर मैं अर्थमेटिक मीन की बात करूं तो भाई इसके अंदर कैलकुलेशन तो करनी है, लेकिन कौन सी कैलकुलेशन होगी? एडिशन और सब्सट्रैक्शन। ठीक है ना? इसमें जो सेंट्रल वैल्यू कैलकुलेट होती है ऑन बिहाफ ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बिहाफ पे होती है। किसके बिहाफ पे? एडिशन और सब्ट्रैक्शन। माने इट इज बेस्ड ऑन बेसिकली सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन। कुछ ऑब्जर्वेशन अगर नेगेटिव होंगे तो आपको माइनस करना पड़ जाएगा, इसलिए साथ में सब्ट्रैक्शन लिखना पड़ेगा। ज्योमेट्रिक मीन की बात करें, ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट होता है ऑन बिहाफ ऑफ प्रोडक्ट और डिवीजन, माने रेशो भी बोल सकते हैं। ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट होगा ऑन बिहाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन या रेशो ऑफ द ऑब्जर्वेशन पे। और हार्मोनिक मीन की बात करें इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड प्रोडक्ट और डिवीजन, सभी के बिहाफ पे ये बेस्ड होता है। बात समझ में आ गई? तो अगर मैं बात करूं सेंट्रल वैल्यू की तो सेंट्रल वैल्यू 3 तरीके की होती है। पहला मीन, दूसरा मीडियन, तीसरा मॉड। मीन जो होगा वो ऑन बिहाफ ऑफ कैलकुलेशन निकलेगा, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बिहाफ पे निकलेगा। मीन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। अर्थमेटिक मीन का मतलब हो गया जो सेंट्रल वैल्यू ऑन बिहाफ ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बिहाफ पे निकलेगी उसे हम बोलेंगे अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक का मतलब ही प्लस माइनस से होता है। ज्योमेट्रिक मीन वो सेंट्रल वैल्यू जो ऑन बिहाफ ऑफ प्रोडक्ट या ऑन बिहाफ ऑफ रेशियो निकलेगी उसे हम बोलेंगे ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक का मतलब प्रोडक्ट और डिवीजन से होता है।
हार्मोनिक मीन जो दोनों के बिहाफ पे निकलेगी उसे हम बोलेंगे हार्मोनिक मीन। हालांकि हार्मोनिक मीन का सेंस रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन से होता है, लेकिन हम लोग इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे लास्ट में, जब इसका टॉपिक आएगा तब की बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, मैंने आपको रिप्रेजेंट किया कि ये मान लीजिए किसी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन की एक सेंट्रल वैल्यू है, तो इस सेंट्रल वैल्यू के आसपास ये सारे ऑब्जर्वेशन क्या करने चाहिए, लाई करने चाहिए। इस सेंट्रल वैल्यू के आसपास ये सारे ऑब्जर्वेशन क्या करेंगे, लाई करेंगे। जितने ज्यादा ऑब्जर्वेशन इस सेंट्रल वैल्यू के आसपास लाई करेंगे, डेटा उतना ही ज्यादा क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। डेटा उतना ही ज्यादा क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। बात समझ में आ गई दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, बात करें नोटेड टू बी, लिखा हुआ है नोटेड टू बी, क्या, कंडीशन फॉर आइडियल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मतलब आपके हिसाब से कौन सी सेंट्रल वैल्यू आइडियल होनी चाहिए। भाई इसके लिए कुछ कंडीशन है। जैसे हम अगर बात करें हमारे हिंदुस्तान में किसको आइडियल माना जाता है, भाई महात्मा गांधी जी को। क्यों उन्हें राष्ट्रपिता बोला जाता है, क्यों, क्योंकि वो आइडियल होने की कंडीशन को फॉलो करते थे। सुभाष चंद्र बोस जी को आइडियल नहीं माना जाता क्योंकि वो हिंसा के पुजारी थे। महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे, झूठ नहीं बोलते थे, सभी धर्मों का आदर करते थे, कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते थे, माने वो आइडियल होने की कंडीशन को फॉलो करते थे, तो इसलिए उन्हें आइडियल माना गया। नेल्सन मंडेला वो भी क्या थे, आइडियल पर्सन थे। मदर टेरेसा वो भी क्या थे, आइडियल पर्सन थी। मतलब क्या है, जो आइडियल होने की कंडीशन को फॉलो करेगा उसे हम आइडियल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहेंगे, और जो आइडियल होने की कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा उसे हम आइडियल नहीं बोलेगा, हम कहेंगे भाई ये एक सिंपल सी चीज है, ठीक है ना। तो आइडियल होने की कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन, भाई जिस सेंट्रल वैल्यू को आप आइडियल बोल रहे हो, पहली बात वो प्रॉपरली डिफाइन होनी चाहिए। दूसरी बात उसकी कैलकुलेशन भी इजी होनी चाहिए। तीसरी बात वो डिस्क्रिप्टिव होनी चाहिए। भाई तीन बात तो नॉर्मली है, आप जिस किसी को आइडियल बोलो, पहली बात डिफाइन सही से कर पाओ, कैलकुलेशन इजी होनी चाहिए, डिस्क्रिप्टिव माने उसके बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। चौथी बात बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए। भाई जिस किसी सेंट्रल वैल्यू को आप आइडियल बोल रहे हो, अगर वो सभी पे बेस्ड नहीं हुई तो आप क्या कहोगे, ये तो बेकार है। जैसे हम महात्मा गांधी की बात करें, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये किसका नारा था, महात्मा गांधी जी का। मतलब वो सभी धर्मों को एक साथ लेके चलते थे, तो इसलिए तो आइडियल माना गया। तो ये कह रहा है कि जिस किसी सेंट्रल वैल्यू को आप आइडियल बोल रहे हैं वो सभी ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होनी चाहिए। हैव सम मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज, ये दोनों प्रॉपर्टी आपस में इंटरलिंक है। जो सेंट्रल वैल्यू सभी ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होगी उसके अंदर मैथमेटिक्स का फॉर्मूला लगाया जा सकता है। मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज का मतलब मैथमेटिक्स का फॉर्मूला। तो जो चीज सब पे बेस्ड होगी उसी के अंदर मैथमेटिक्स का फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, जो चीज सब पे बेस्ड नहीं होगी उसके अंदर मैथमेटिक्स का फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता। एंड लास्ट, लीस्ट माने क्या होता है, कम से कम, लीस्ट अफेक्टेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन। माने अगर कोई ऑब्जर्वेशन बाहर से आ जाए तो आइडियल सेंट्रल वैल्यू पे फर्क तो पड़ेगा, बिल्कुल फर्क ना पड़े ऐसा नहीं हो सकता। फर्क कैसा पड़ना चाहिए, कम से कम पड़ना चाहिए, तभी तो आइडियल कहलाएगी। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं और पढ़ाते पढ़ाते मान लीजिए मैं फेस टू फेस क्लास ले रहा हूं, कोई बच्चा नया एंट्री कर गया, अब क्या टॉपिक दोबारा से शुरू करूं, नहीं। अगर दोबारा से टॉपिक शुरू करूंगा तो आप लोग जो बैठ के पढ़ रहे थे वो गलत हो गया। भाई मेरे पढ़ाने में चेंजेस तो आएंगे क्योंकि मुझे उसे भी साथ में लेके चलना है, तो क्या करूंगा, छोटा सा इंट्रो दूंगा फिर आगे बढ़ जाऊंगा। माने मेरे पढ़ाने में चेंजेस तो आने चाहिए, लेकिन कैसे, लीस्ट आने चाहिए, कम से कम आने चाहिए। तो ये जो 6 कंडीशन फॉलो करेगा उसे हम आइडियल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन की। मैंने आपको बताया था अर्थमेटिक मीन बेस्ड होता है सम पे, ज्योमेट्रिक मीन बेस्ड होता है प्रोडक्ट पे, और हार्मोनिक मीन जो होता है वो सम एंड प्रोडक्ट दोनों पे बेस्ड होता है। अभी बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है ना। सम और प्रोडक्ट दोनों पे बेस्ड होता है। तो अर्थमेटिक मीन की डेफिनेशन, अर्थमेटिक मीन इज डिफाइंड एज द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन इज डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। माने अर्थमेटिक मीन इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इट हैज अ यूनिट, इसकी अपने आप में एक यूनिट होगी।
ज्योमेट्रिक मीन की बात करें तो ज्योमेट्रिक मीन इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन का क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन का क्या होगा, बिल्कुल सही, nth रूट होगा, ठीक है ना, इसकी भी अपने आप में एक यूनिट होगी। और हार्मोनिक मीन की बात करें, हार्मोनिक मीन की बात करें तो हार्मोनिक मीन बेसिकली क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। बात समझ में आ गई। हार्मोनिक मीन जो होता है वो अर्थमेटिक मीन का रेसिप्रोकल होता है, लेकिन अर्थमेटिक मीन किसका, सभी ऑब्जर्वेशन के रेसिप्रोकल का। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात। अच्छा, अर्थमेटिक मीन याद रखिएगा बेटा जी, हमेशा हाईएस्ट रिजल्ट देगा, ये हमेशा हाईएस्ट एवरेज को शो करेगा। हार्मोनिक मीन हमेशा लोएस्ट एवरेज को शो करेगा, और ज्योमेट्रिक मीन हमेशा एवरेज ऑफ अर्थमेटिक मीन एंड एवरेज ऑफ अर्थमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन देगा। कौन सा एवरेज, ज्योमेट्रिक एवरेज, ठीक है ना। अभी बात करेंगे, ये सब डिस्कस करने वाले हम लोग आगे में, ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब बात करते हैं अर्थमेटिक मीन के बारे में। अर्थमेटिक मीन भाई देखिए, स्टैटिस्टिक्स के अंदर कोई भी क्वेश्चन 3 सीरीज की फॉर्म में हो सकता है, या तो इंडिविजुअल सीरीज होगी, या फिर डिस्क्रीट सीरीज होगी, या फिर कॉन्टिन्यूअस सीरीज होगी। इंडिविजुअल सीरीज का मतलब है बेटा जहां ऑब्जर्वेशन आपको सेपरेटेड दे रखे हैं, अलग अलग दे रखे हैं, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में अर्थमेटिक मीन इक्वल्स टू क्या होगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। डेफिनेशन हमेशा एक ही रहेगी, डेफिनेशन हमेशा एक ही रहेगी, बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब यहां पे सम के सिंबल को हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं समीशन से, तो समीशन एक्स, एक्स का मतलब यहां ऑब्जर्वेशन से है। तो अगर मैं नोटेशन फॉर्म में कहूं तो अर्थमेटिक मीन इक्वल्स टू समीशन एक्स अपॉन एन, इतना यूनिट। यहां पे समीशन एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन को, और एन रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को। मतलब अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूं 3, 5, 8, 6, 2, इसका अर्थमेटिक मीन निकालना है, माने 3 + 5 + 8 + 6 + 2 डिवाइडेड बाय कितना ऑब्जर्वेशन है, 5, ये इसका अर्थमेटिक मीन निकल आया। बात समझ में आ गई दोस्तों। दूसरी सीरीज डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज में फॉर्मूला हमेशा एक ही रहेगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहां पे समीशन एफएक्स जो है ये रिप्रेजेंट करेगा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन को। क्यों, क्योंकि जो ऑब्जर्वेशन जितनी बार ऑकर हो रहा होगा आप उसे उतनी बार ऐड करेंगे। जैसे ऑब्जर्वेशन 2, अगर मान लीजिए एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके सामने रिप्रेजेंट करूं, तो ये जो 2 है ये कितने टाइम्स ऑकर हुआ, 5 टाइम्स, माने इसे 5 टाइम ऐड करोगे आप, तो समीशन एफएक्स का मतलब भी वही हुआ कि जो ऑब्जर्वेशन जितनी बार ऑकर होगा उसे उतने टाइम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। बात समझ में आ गई दोस्तों। तो यहां समीशन एफएक्स रिप्रेजेंट करेगा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस को, और समीशन एफ रिप्रेजेंट करेगा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को। बात समझ में आ गई। इसके बाद तीसरी सीरीज कॉन्टिन्यूअस सीरीज, इसमें अर्थमेटिक मीन निकालने के 3 तरीके, हालांकि ये तीनों तरीके बिल्कुल सेम है। जो मेरे पेड स्टूडेंट हैं उन्हें पता है कि ये कहां से निकले, कोई फॉर्मूला नहीं है, सिंपल सा। पहला मेथड डायरेक्ट मेथड, समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ। दूसरा मेथड शॉर्टकट, माने जहां पे हमें कैलकुलेशन को क्या करना होगा, इजी करना होगा, तो हम क्या करते हैं, एक्स में से कोई एक चीज माइनस कर देते हैं अपने मन से, चाहे उस डेटा में से। जिसको हम माइनस करते हैं दोस्तों उसे बोलते हैं एज्यूम्ड मीन। तो यहां देखिए हमने क्या करा, एक्स की जगह ले लिया डी, विच इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, विच इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। ए का मतलब यहां एज्यूम्ड मीन से है, माने जहां आपको कैलकुलेशन इजी करनी होगी वहीं पे आप शॉर्टकट लगाइएगा, जहां आपको कैलकुलेशन इजी नहीं करनी वहां पे आपको शॉर्टकट लगाने की जरूरत नहीं है। तो पहले फॉर्मूला बन रहा था समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ, अब फॉर्मूला बनेगा समीशन एफ डी अपॉन समीशन एफ। फिर बाद में याद आएगा सर वो ए क्या किया था, माइनस, यहां क्या करेंगे, प्लस, तभी तो आंसर सेम हो पाएगा।
मतलब अगर मैं जनरल फॉर्मूले की बात करूं तो समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ है, यहां पे हो जाएगा समीशन एफ डी अपॉन समीशन एफ, लेकिन बाद में याद आएगा सर ये जो ए माइनस किया ये हमें क्या करना पड़ेगा, फाइनली ऐड करना पड़ेगा, इसलिए शॉर्टकट फॉर्मूला कहलाता है। तीसरा है स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन में हम डी की जगह डी डैश निकालते हैं, विच इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन आई। आई का मतलब यहां इंटरवल से है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा आप ही बता दीजिए मुझे, क्या फॉर्मूला बनना चाहिए भाई। सबसे पहले समीशन एफ डी डैश अपॉन समीशन एफ, फिर बाद में याद आएगा ए क्या किया था माइनस, क्या करेंगे प्लस, आई से क्या किया है डिवाइड, यहां क्या करेंगे मल्टीप्लाई। लीजिए सर ये बन गया आपका स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला। तो इन तीनों में से किसी एक सीरीज से आपको क्वेश्चन मिलने ही वाला है, और मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन जो मिलेगा वो मिलेगा इंडिविजुअल सीरीज से। किससे मिलेगा, इंडिविजुअल सीरीज से मिलेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं कंबाइंड अर्थमेटिक मीन के बारे में। कंबाइंड अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या, मान लीजिए दो अलग अलग सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके सामने है, एक का कोई मीन है दूसरे का कोई मीन है। मैं कह रहा हूं टोटल डेटा को कंप्रेस कर दिया गया, कंबाइन कर दिया गया, तो बताइए कंबाइंड अर्थमेटिक मीन क्या होगा, या पूल्ड अर्थमेटिक मीन क्या होगा, या ग्रुप्ड अर्थमेटिक मीन क्या होगा। ये याद रखिएगा, मीन ही एक लौती सेंट्रल वैल्यू ऐसी है जिसे कंबाइन या पूल्ड या ग्रुप्ड किया जा सकता है, चाहे वो अर्थमेटिक मीन हो, चाहे वो ज्योमेट्रिक मीन हो, चाहे वो हार्मोनिक मीन हो। तीनों को कंबाइन भी किया जा सकता है, तीनों को पूल्ड भी किया जा सकता है, तीनों को ग्रुप्ड भी किया जा सकता है। मीडियन कभी कंबाइन नहीं हो सकता, मॉड कभी कंबाइन नहीं हो सकता। अब अर्थमेटिक मीन की बात करें, मान लीजिए दो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, एक ग्रुप 1 एक ग्रुप 2, ठीक है ना। इसके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है n1, इसके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने n1, ध्यान से देखिएगा, इसके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने n1 और इसके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने n2। इसका मीन है x बार 1, इसका मीन है x बार 2। इन दोनों को कंबाइन कर लिया गया, तो कंबाइन अर्थमेटिक मीन क्या होगा भाई। अर्थमेटिक मीन किस पे बेस्ड है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन पे। तो बेटा जी एक बार बताइए, अर्थमेटिक मीन इज इक्वल्स टू क्या होता है, सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम बराबर क्या होगा, अर्थमेटिक मीन इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, माने द प्रोडक्ट ऑफ अर्थमेटिक मीन एंड द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। बात सही है ना। अच्छा, तो अगर मुझे सम ऑफ फर्स्ट ग्रुप निकालना तो क्या होगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की अर्थमेटिक मीन से मल्टीप्लाई कर दूंगा n1 x बार 1। सम ऑफ सेकंड ग्रुप निकालना क्या होगा, n2 x बार 2। टोटल सब निकालना है तो इन दोनों का एडअप कर दूंगा, हाँ या ना। तो कंबाइंड मीन क्या होगा, n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 अपॉन में n1 प्लस n2। ये क्या कहलाएगा, कंबाइंड अर्थमेटिक मीन कहलाएगा, या पूल्ड अर्थमेटिक मीन कहलाएगा, या ग्रुप्ड अर्थमेटिक मीन कहलाएगा। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम बात करते हैं अर्थमेटिक मीन की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो अर्थमेटिक मीन की प्रॉपर्टीज क्या है, टोटल ये आपके सामने 5 प्रॉपर्टी है और उसमें सब कुछ कवर है। पहली प्रॉपर्टी, इफ ऑल द ऑब्जर्वेशन ऑफ अ स्टैटिस्टिकल सीरीज आर सेम से कांस्टेंट के। अगर किसी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन में सारे ऑब्जर्वेशन एक जैसे हुए, सोच के देखिएगा, मान लीजिए 3 3 3 3 3 3 3, तो इस कंडीशन में इसकी सेंट्रल वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। मीन कितना आएगा, 3 आएगा। चाहे वो अर्थमेटिक मीन की बात करूं, चाहे मैं ज्योमेट्रिक मीन की बात करूं, चाहे मैं हार्मोनिक मीन की बात करूं, चाहे मैं मीडियन की बात करूं, चाहे मैं मॉड की बात करूं, जब सारे ऑब्जर्वेशन एक जैसे हैं तो मीन मीडियन मॉड तीनों किसके बराबर आएंगे, 3 के बराबर आएंगे। यही ये कह रहा है कि अगर सारे ऑब्जर्वेशन एक जैसे हुए तो उस कंडीशन में मीन इक्वल्स टू मीडियन इक्वल्स टू मॉड इक्वल्स टू क्या होगा, के होगा। बात समझ में आ गई। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी, अर्थमेटिक मीन इज अफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ ओरिजिन। ये हम बात कर चुके हैं प्लस माइनस वाली, और स्केल का मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड से है। माने अगर किसी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन में आप कोई पर्टिकुलर क्वांटिटी जोड़ेंगे या घटाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, तो अर्थमेटिक मीन भी उतना ही प्लस, उतना ही माइनस, उतना ही मल्टीप्लाई, उतना ही डिवाइड हो जाएगा। बात समझ में आ गई दोस्तों। मान लीजिए अगर आपने x को चेंज करा y में, सच दैट y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, तो यहां a और b दोनों क्या है, कांस्टेंट है। a और b दोनों क्या है, कांस्टेंट है। तो अर्थमेटिक मीन ऑफ y क्या होगा भाई, x की जगह अगर आप अर्थमेटिक मीन ऑफ x लगाएं तो जो y निकल के आएगा दैट विल बी द अर्थमेटिक मीन ऑफ y। और ये प्रॉपर्टी आपकी सभी सेंट्रल वैल्यू में एप्लीकेबल है।
बात समझ में आ गई। तीसरी प्रॉपर्टी विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, क्या? The algebraic sum of the deviation of the observation and their arithmetic mean is always equals to 0। ठीक है ना? सभी किसी भी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन की बात करें, किसी भी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन में अगर आप सभी ऑब्जर्वेशन में से अर्थमेटिक मीन माइनस करें और उन सबको ऐड करें, हमेशा कितना आएगा? 0 आएगा, हमेशा 0 आएगा। मैंने, जो मेरे पेड स्टूडेंट है उन्हें पता है, ये प्रॉपर्टी मैंने वेरीफाई भी कराई है आपको, ठीक है ना? नेक्स्ट प्रॉपर्टी ध्यान से देखिए, द सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन। देखिए ये था द सम ऑफ डेविएशन, ये है द सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन, दोनों बातें अलग अलग है। ये सम ऑफ डेविएशन इज ऑलवेज इक्वल टू 0 फ्रॉम अर्थमेटिक मीन, एंड द सम ऑफ द स्क्वायर डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन एंड देयर अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज मिनिमम। माने ये काम अगर आप मीन से करते, मीडियन से करते और मॉड से करते, माने अर्थमेटिक मीन से करते, मीडियन से करते और मॉड से करते, तो सबसे मिनिमम वैल्यू कौन शो करेगा? अर्थमेटिक मीन शो करेगा। कौन शो करेगा? अर्थमेटिक मीन सबसे मिनिमम वैल्यू को शो करेगा। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट फिफ्थ, अब हम चेक करते हैं कि सर ये आइडियल है या नहीं है। तो प्रॉपरली डिफाइन है, यस। इजी टू कैलकुलेट है, यस। डिस्क्रिप्टिव है, यस। क्या सभी ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है? बिल्कुल, क्योंकि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो यस। अच्छा, जब सभी ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है तो क्या इसके अंदर मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज होंगी? बिल्कुल होंगी, यस, हैव सम मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज। लास्ट, लीस्ट अफेक्टेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन। बस अर्थमेटिक मीन यहीं पे आके मात खा जाता है। ये लीस्ट की जगह ग्रेटेस्ट इफेक्ट को शो करता है, ये लीस्ट की जगह ग्रेटेस्ट इफेक्ट को शो करता है। और अर्थमेटिक मीन की इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं दोस्तों सैंपलिंग फ्लक्चुएशन। क्या बोलते हैं? सैंपलिंग फ्लक्चुएशन, ठीक है ना? बात समझ में आ गई। तो अर्थमेटिक मीन सिर्फ और सिर्फ आइडियल होने की एक कंडीशन को फॉलो नहीं करता, बाकी पांचों कंडीशन को फॉलो करता है। इसी वजह से अर्थमेटिक मीन को हम कहते हैं बेस्ट सेंट्रल वैल्यू। क्या कहते हैं? बेस्ट सेंट्रल वैल्यू, क्योंकि आइडियल की 6 में से 5 कंडीशन को क्या करता जाता है? फॉलो कर जाता है। बात समझ में आ गई दोस्तों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बेटा अर्थमेटिक मीन तो हो गया खत्म, अब हम बात करते हैं ज्योमेट्रिक मीन के बारे में। देखिए ज्योमेट्रिक मीन के लिए मैंने एक ट्री बना दिया है और इस ट्री की जितनी भी ब्रांचेस, जो जो मेन पॉइंट्स है, वो सारे ट्री के आसपास लिख दिए ताकि आपको याद रहे। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन इज nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना? सभी ऑब्जर्वेशन के प्रोडक्ट का जो nth रूट है वो क्या कहलाएगा? ज्योमेट्रिक मीन। जैसे अगर मैं आपसे कहूं 2, 3 और 5 का ज्योमेट्रिक मीन बताइए, तो क्या होगा? इन तीनों का प्रोडक्ट कितना होगा? 2, 3 जा 6, 5 जा 30 की होल पावर कितने ऑब्जर्वेशन है? 3, तो पावर 1/3, ठीक है ना? तो ज्योमेट्रिक मीन इज द nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, इट हैज अ यूनिट, ठीक है ना? तो जैसे मैंने आपसे कहा था ज्योमेट्रिक मीन किस पे बेस्ड है? प्रोडक्ट पे बेस्ड है। अब एक एक करके पॉइंट देखिए। इधर वाले पॉइंट जो है वो आपके कैलकुलेशन के बिहाफ, मतलब जो कैलकुलेशन करोगे उसके बिहाफ पे बात हो रही है। तो पहला पॉइंट, ऑल ऑब्जर्वेशन आर ऑफ सेम साइन। ये ज्योमेट्रिक मीन की कंडीशन है दोस्तों कि जब भी कभी ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करने जाएंगे तो सभी ऑब्जर्वेशन के साइन सेम होने चाहिए। अगर सभी पॉजिटिव होंगे तो ज्योमेट्रिक मीन भी पॉजिटिव आएगा, सभी नेगेटिव होंगे तो ज्योमेट्रिक मीन भी नेगेटिव आएगा। लेकिन कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव की कंडीशन में ज्योमेट्रिक मीन कभी भी कैलकुलेट नहीं किया जाता, बिल्कुल कभी कैलकुलेट नहीं किया जाता। अगर कुछ ऑब्जर्वेशन पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है तो उस कंडीशन में ज्योमेट्रिक मीन कभी कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। माने इन केस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ज्योमेट्रिक मीन विल नेवर बी कैलकुलेटेड। दूसरा पॉइंट, नन ऑफ द ऑब्जर्वेशन शुड 0 अदरवाइज ज्योमेट्रिक मीन विल ऑल्सो 0। बिल्कुल सही बात है भाई। ज्योमेट्रिक मीन किस पे बेस्ड है? प्रोडक्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन पे। अब अगर देखिए ना, यहां 2, 3, 5 की जगह 2, 3, 0 कर दूं तो ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा? इन सब का प्रोडक्ट क्या आएगा? 0, और उसका कोई भी रूट निकालूंगा तो हमेशा क्या आएगा? 0। तो ये कहता है कि ज्योमेट्रिक मीन की कैलकुलेशन में कोई भी ऑब्जर्वेशन 0 कभी नहीं होना चाहिए। अगर 0 हुआ मतलब कोई भी ऑब्जर्वेशन 0 हुआ
तो उस कंडीशन में ज्योमेट्रिक मीन भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। तीसरी बात, ज्योमेट्रिक मीन इज यूज टू फाइंड एवरेज परसेंटेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ज्योमेट्रिक मीन का यूज किया जाता है एवरेज परसेंटेज और एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए। जैसे अर्थमेटिक मीन तो किसको रिप्रेजेंट करता है, सिंपल एवरेज को। अर्थमेटिक मीन किसको रिप्रेजेंट करता है, सिंपल एवरेज को। लेकिन ज्योमेट्रिक मीन रिप्रेजेंट करता है, देखा जाए, परसेंटेज के एवरेज को। ऑन एन एवरेज परसेंटेज को शो करता है। किसको शो करता है, ऑन एन एवरेज परसेंटेज को शो करता है। चौथी बात, ज्योमेट्रिक मीन्स कैलकुलेशन इज कॉम्प्लेक्स, माने ज्योमेट्रिक मीन के जो कैलकुलेशन है वो कॉम्प्लेक्स है। सो वी यूज कैलकुलेटर। तो हम किसका यूज करते हैं, कैलकुलेटर का। वो हम क्वेश्चन में बात करेंगे। कैलकुलेटर ट्रिक क्या होती है वो हमें पता है क्या होती है भाई। मान लीजिए जैसे मुझे फर्ज करिए मुझे निकालना है 30 की पावर 1/3 निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले क्या करूंगा, यहां पे लिख दे रहा हूं ऊपर 30 का रूट बटन, 30 पे रूट का बटन दबाऊंगा कितने टाइम्स, 12 टाइम्स। ठीक है ना। इसके बाद -1 जो निकल के आएगा मल्टीप्लाई बाय द पावर माने 1/3, जो निकल के आएगा +1। इसके बाद जो निकल के आएगा मल्टीप्लाई इक्वल, ये कितनी बार, जितनी बार आपने रूट का बटन दबाया था 12 टाइम्स। आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात। अच्छा, तो ये चारों पॉइंट क्लियर हो गए। अब इधर आ जाइए, फंडा टू सॉल्व ज्योमेट्रिक मीन क्वेश्चन। ज्योमेट्रिक मीन के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बढ़िया फंडा कि ज्योमेट्रिक मीन के होल पावर n इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। देखिए ना, अगर मैं बात करूं दोस्तों, बहुत ध्यान समझिएगा कि ये जो पावर है, ये पावर अगर मैं 1/n इधर ले जाऊं तो पावर n हो जाएगी। माने ज्योमेट्रिक मीन की होल पावर n इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, कंबाइन ज्योमेट्रिक मीन। जैसे कंबाइन अर्थमेटिक मीन था, क्या था, n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 अपॉन में n1 प्लस n2। वैसे कंबाइन ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, g1 की पावर n1 इंटू g2 की पावर n2, क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन प्रोडक्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन किसके बराबर होता है, ज्योमेट्रिक मीन की पावर n। तो g1 की पावर n1 इंटू g2 की पावर n2 की होल पावर कितना आएगा, 1 अपॉन n1 प्लस n2। तीसरी बात, द लॉगरिथम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ लॉग ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। भाई देखिए ना, अगर मैं बात करूं मान लीजिए कई सारे ऑब्जर्वेशन है, x1 x2 x3, इनका मुझे ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। मानिए ज्योमेट्रिक मीन इक्वल्स टू x1 इंटू x2 इंटू x3 अप टू सो ऑन टू xn की होल पावर 1/n। जब हम टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करेंगे तो लॉग ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, ये आ गई लैंग्वेज, लॉग ऑफ ज्योमेट्रिक मीन माने यहां आ जाएगा लॉग ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। ये जो पावर 1/n है ये अपॉन में आ गया। और लॉग की ये प्रॉपर्टी होती है कि जो भी चीज मल्टीप्लाई में होगी उसे हम किस में करके लिखेंगे, प्लस में। तो ऊपर आएगा log x1 प्लस log x2 और अप टू सो ऑन टू log xn तक। बात समझ में आ गई। माने ये देखा जाए ये क्या बन गया, दैट इज द अर्थमेटिक मीन। ये क्या बन गया, अर्थमेटिक मीन। किसका, सभी ऑब्जर्वेशन के लॉग का। तो द लॉग ऑफ ज्योमेट्रिक मीन इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ लॉग ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। बात क्लियर हो गई। इसके बाद चौथी प्रॉपर्टी ये कहते हैं कि अगर दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में है z इक्वल टू एक्स वाई, तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ z बराबर क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x इंटू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ y। ऐसे ही z इक्वल टू एक्स अपॉन वाई है, तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ z बराबर क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x अपॉन ज्योमेट्रिक मीन ऑफ y। ठीक है ना। लेकिन ये प्लस और माइनस के केस को फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन किस पे बेस्ड है, प्रोडक्ट पे बेस्ड है। तो प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी को फॉलो करा। डिवीजन पे बेस्ड है तो डिवीजन की प्रॉपर्टी को फॉलो करा। लेकिन ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे बेस्ड नहीं है, तो ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा। बात समझ में आ गई। तो ज्योमेट्रिक मीन में याद करने वाली कुल मिला के 8 बातें हैं। पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि ज्योमेट्रिक मीन इज द nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। इट हैज अ यूनिट। In the calculation of the geometric mean, all the observation are of same sign. None of the observation should be zero. Geometric mean is used to find average percentage or average rate of interest. Geometric means calculation is complex, so we always use calculator trick. ठीक है ना। इसके बाद
Funda to solve geometric mean, the whole power of geometric mean is always equals to product of all observation. Combined geometric mean या पूल geometric mean क्या होगा, g1 की पावर n1 इंटू g2 की पावर n2 की होल पावर 1 अपॉन n1 प्लस n2. द लॉग ऑफ geometric mean, यहां से देखिए, द लॉग ऑफ geometric mean क्या होगा, इन सभी लॉग ऑफ ऑब्जर्वेशन के लॉग का सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. माने द लॉग ऑफ geometric mean इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द लॉग ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन. फिर z बराबर एक्स वाई होगा तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ z बराबर ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x इंटू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ y, और z बराबर x अपॉन y होगा तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ z बराबर ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x अपॉन ज्योमेट्रिक मीन ऑफ y. क्लियर हो गई बात. चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हार्मोनिक मीन की बात करते हैं. तो दोस्तों अब बात करते हैं हार्मोनिक मीन की. हार्मोनिक मीन के लिए भी एक ट्री बना दिया. तो हार्मोनिक मीन इज द रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन. बहुत ध्यान से तसल्ली से समझिएगा बात को. मान लीजिए अगर आपको 2, 3 और 5 का मैं आपसे कहूं हार्मोनिक मीन बताओ, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं, हमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाना. हमें क्या करना है, रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन माने अरिथमेटिक मीन का उल्टा करना है. हमने कहा अच्छा कर देंगे. हमने कहा अरिथमेटिक मीन माने 2 + 3 + 5 डिवाइड बाय 3, इसका उल्टा. बोले नहीं नहीं रुक तो जाओ, अरिथमेटिक मीन निकालना किसका है, ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस का. माने सबसे पहले ऑब्जर्वेशन को रेसिप्रोकल करिए, 1/2, 1/3 और 1/5. अब इसका हार्मोनिक मीन निकाल दीजिए, मान वो इसका अरिथमेटिक मीन निकालिए. अरिथमेटिक मीन क्या हुआ, कितने ऑब्जर्वेशन है, 3. माने क्या हो जाएगा, 1/2 + 1/3 + 1/5 डिवाइड बाय 3. ये तो क्या हुआ, इसका अरिथमेटिक मीन हुआ. लेकिन हमें अरिथमेटिक मीन का भी क्या करना है, रेसिप्रोकल. माने ये हो जाएगा 3 अपॉन में इन सबका रेसिप्रोकल करके सम 1/2 + 1/3 + 1/5, 1/2 + 1/3 + 1/5. बात समझ में आ गई. तो हार्मोनिक मीन इज द रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन. माने जो भी ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं उनका सबसे पहले रेसिप्रोकल करिए, उनका जो अरिथमेटिक मीन का रेसिप्रोकल आएगा दैट विल बी द हार्मोनिक मीन. इसकी क्या होगी, अपने आप में एक यूनिट होगी. बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात. अच्छा अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट. पहली बात ये कहता है कि इन कैलकुलेशन ऑफ हार्मोनिक मीन नन ऑफ द ऑब्जर्वेशन शुड बी 0. कोई भी ऑब्जर्वेशन 0 नहीं होना चाहिए. कोई भी ऑब्जर्वेशन 0 नहीं होना चाहिए. क्यों, अगर कोई ऑब्जर्वेशन 0 हो गया तो देखिए 1/0 का मतलब क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट. जोड़ेंगे इनफाइनाइट, समथिंग से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा. अदरवाइज क्या होगा, हार्मोनिक मीन भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा. अगर कोई भी ऑब्जर्वेशन 0 हुआ तो उस कंडीशन में हार्मोनिक मीन भी क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा. जैसे ज्योमेट्रिक मीन का था कि ज्योमेट्रिक मीन की कैलकुलेशन में कोई भी ऑब्जर्वेशन 0 नहीं होना चाहिए. और दूसरी बात, ज्योमेट्रिक मीन में सभी ऑब्जर्वेशन सेम साइन के होने चाहिए. लेकिन इसमें साइन वाली कोई बात नहीं है, इसमें सिर्फ 0 वाली बात है कि कोई भी ऑब्जर्वेशन अगर 0 हुआ तो हार्मोनिक मीन भी 0 हो जाएगा. बात समझ में आ गई दोस्तों. इसके बाद हार्मोनिक मीन ऑलवेज शोज द लोएस्ट एवरेज. ये बात तो मेरी आपकी पहले ही हो चुकी है. अरिथमेटिक मीन हमेशा ग्रेटेस्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, ग्रेटेस्ट एवरेज को शो करेगा. हार्मोनिक मीन हमेशा लोएस्ट एवरेज को शो करेगा. और ज्योमेट्रिक मीन जो होगा वो अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन के ज्योमेट्रिक एवरेज को, माने उनका भी एक एवरेज निकालेगा. कौन सा एवरेज, अरिथमेटिक एवरेज नहीं, ज्योमेट्रिक एवरेज को शो करेगा. माने ज्योमेट्रिक मीन जो होगा वो अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन के बीच की कोई एक वैल्यू होगी. बात समझ में आ गई. दूसरा पॉइंट भी सर क्लियर हो गया, पहला पॉइंट भी सर क्लियर हो गया. तीसरे पॉइंट की बात करते हैं. हार्मोनिक मीन इज यूज्ड टू फाइंड एवरेज स्पीड. जहां कहीं भी एवरेज स्पीड की बात आएगी या एवरेज मार्केट प्राइस की बात आएगी, वहां पे हम हमेशा हार्मोनिक मीन का यूज करते हैं. अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, माने डिस्टेंस सेम है और आपको डिफरेंट स्पीड दे रखी है, तो आप सीधे सीधे जो भी आपको स्पीड दे रखी है उनका हार्मोनिक मीन निकाल लीजिए. अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा. नहीं तो फिर बेसिक सबसे बढ़िया बात, अगर आपको मान लीजिए याद नहीं रहा कि हार्मोनिक मीन निकालना चाहिए, तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो एवरेज स्पीड बराबर क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. आप सबसे बढ़िया ये लगा लीजिए, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लगा लीजिए, अपने आप ही वो हार्मोनिक मीन की फॉर्म में निकल कर आ जाएगा. तो चौथी बात, हार्मोनिक मीन हैज लिमिटेड यूज. हार्मोनिक मीन के यूज कैसे है, लिमिटेड है. हार्मोनिक मीन के यूज कैसे है, लिमिटेड है. अरिथमेटिक मीन के यूज सबसे ज्यादा है.
ज्योमेट्रिक मीन का यूज बेसिकली एवरेज परसेंटेज, एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट या एवरेज रेशो निकालने के लिए किया जाता है। क्या निकालने के लिए? एवरेज रेशो निकालने के लिए किया जाता है। बात समझ में आ गई दोस्तों? तो ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन में बेसिकली चार बातें। पहली बात कि कोई भी ऑब्जर्वेशन जीरो नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जो हार्मोनिक मीन जो होता है हमेशा लोएस्ट एवरेज को शो करता है। तीसरी बात, हार्मोनिक मीन का यूज किया जाता है एवरेज स्पीड को फाइंड करने के लिए या एवरेज मार्केट प्राइस को फाइंड करने के लिए। और चौथी बात, हार्मोनिक मीन का जो यूज है वो लिमिटेड है। ये चारों पॉइंट क्लियर हो गए। अब इधर के चारों पॉइंट की बात करते हैं। पहली बात, इंडिविजुअल सीरीज के लिए हार्मोनिक मीन क्या होगा? n अपॉन समीशन 1 अपॉन एक्स। समीशन 1 अपॉन एक्स का मतलब क्या हो गया? सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। डिस्क्रीट सीरीज के लिए हार्मोनिक मीन इक्वल्स टू n की जगह क्या आ जाएगा? समीशन f आ जाएगा। सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑलवेज शो द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और यहां 1 अपॉन x में माने जो ऑब्जर्वेशन जितनी बार ऑकर होगा उसका रेसिप्रोकल उतनी टाइम जोड़ा जाएगा, माने समीशन f अपॉन x, f से मल्टीप्लाई कर दी। अच्छा, कंबाइंड हार्मोनिक मीन की बात करें तो अगर दो, जैसे अर्थमेटिक मीन कंबाइन क्या होता था? n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 अपॉन में n1 प्लस n2। कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन की बात करें तो g1 की पावर n1 इंटू g2 की पावर n2 की होल पावर 1 अपॉन n1 प्लस n2। बिल्कुल सेम वे में कंबाइंड हार्मोनिक मीन की बात करें तो n1 प्लस n2 डिवाइडेड बाय n1 अपॉन h1 प्लस n2 अपॉन h2। क्यों आया सर ऐसा? ये कहां से निकल के आया सर? ध्यान से देखिए, हार्मोनिक मीन किस पे बेस्ड है? हार्मोनिक मीन किस पे बेस्ड है? रेसिप्रोकल ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन पे, माने सब पे बेस्ड है। ठीक है ना? तो अगर मैं इनको आपस में एक्सचेंज कर दूं तो समीशन 1 अपॉन एक्स किसके बराबर आएगा? n अपॉन हार्मोनिक मीन क्या आएगा? समीशन x 1 अपॉन एक्स किसके बराबर आएगा? n अपॉन हार्मोनिक मीन क्या आएगा? तो ये हो गया सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फर्स्ट सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये हो गया सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ सेकंड सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। दोनों को जोड़ दिया तो टोटल सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन निकल आया और ऊपर निकल आया टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बात समझ में आ गई? तो हार्मोनिक मीन के सातों पॉइंट आपको क्लियर हो गए। अर्थमेटिक मीन भी खत्म हो गया, ज्योमेट्रिक मीन भी खत्म हो गया और हार्मोनिक मीन भी खत्म हो गया। अब दोस्तों इनके क्वेश्चंस की बारी। आइए क्वेश्चन देखते हैं इसके। क्वेश्चन कह रहा है द मीन मार्क ऑफ 50 स्टूडेंट वर फाउंड टू बी 40। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, मीन का मतलब यहां पे अर्थमेटिक मीन से है, नहीं तो आपको स्पेसिफाई करेगा ज्योमेट्रिक मीन की बात कर रहा है या हार्मोनिक मीन की बात कर रहा है। लेटर ऑन इट वाज डिस्कवर्ड दैट द स्कोर ऑफ 23 वाज मिसरीड एज 63। माने दो के से एक स्कोर को 23 पढ़ लिया गया, 23 पढ़ लिया, वाज मिसरीड एज 63, माने 23 था उसे 63 पढ़ लिया। वो कह रहा है फाइंड द करेक्ट मीन। अब करेक्ट करने के लिए क्या करें? सबसे पहले अर्थमेटिक मीन इक्वल्स टू क्या होता है? दिमाग में जोड़ मत डालिए। अर्थमेटिक मीन इक्वल्स टू क्या होता है? सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, माने इट इज बेस्ड ऑन सम। तो सबसे पहला काम हमारा सम फाइंड करने का होगा। सम इक्वल्स टू अर्थमेटिक मीन इनटू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जरा कैलकुलेटर उठा लीजिए फटाफट से। अब अर्थमेटिक मीन कितना है? 40 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 50। तो सम कितना आ जाएगा? 50 इंटू 40 माने 2000। ये कैसे सम आया? इनकरेक्ट सम आया। अब इसको करेक्ट करना है। लेटर ऑन इट वाज डिस्कवर्ड दैट द स्कोर ऑफ 23 वाज मिसरीड एज 63, माने इसमें 63 ऐड है। सही करने के लिए क्या करें? जरा फटाफट से आ जाइए। 2000 माइनस 63, गलती दूर कर ली, और प्लस 23, गलती सही कर ली अपनी। ठीक है ना? 1960, माने करेक्ट सम कितना निकल के आएगा? करेक्ट सम कितना निकल के आएगा? 1960। और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अभी भी 50 है, तो डिवाइड बाय 50 कर दीजिए। हाथों हाथ यहीं पे कैलकुलेटर पे डिवाइड बाय 50 कर दीजिए। आंसर आ गया 39.2, मतलब आंसर हो गया इसका ए। इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वो कह रहा है द एवरेज एज ऑफ 30 बॉयज ऑफ अ क्लास इज इक्वल टू 14 ईयर्स। तो सम कितना होगा दोस्तों? सम कितना होगा? सम हो जाएगा इसका 14 इंटू 30 माने 420 ईयर्स। ठीक है ना? इसके बाद व्हेन द एज ऑफ अ क्लास टीचर इज इंक्लूडेड, माने अगर किसी एक टीचर को इंक्लूड कर लिया गया, जब इंक्लूड कर लिया गया तो अब नंबर ऑफ पर्सन पहले कितने थे? 30 बॉयज थे, अब कितने हो गए? 31 बॉयज। वो कह रहा है द एवरेज बिकम्स 15 ईयर्स, द एवरेज बिकम 15 ईयर्स और एवरेज इंक्रीज बाय 1 ईयर। माने अब एवरेज जो हो गया वो एक बढ़ गया
और नया एवरेज कितना हो गया, 15 साल हो गया। तो अब जरा ये बताइए सम ऑफ 31 स्टूडेंट कितना होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई, माने 31 इंटू 15, 465 ईयर्स। अब ये है सम ऑफ 31 स्टूडेंट्स, ये है सम ऑफ 30 स्टूडेंट्स। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा, उस टीचर की एज कितनी आएगी, 45 ईयर्स इज आंसर। क्वेश्चन करने का तरीका समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो कह रहा है द एवरेज डेली वेजेस ऑफ वर्कर्स इन अ फैक्ट्री एक्स एंड वाई आर रेस्पेक्टिवली ₹300 एंड ₹150। माने एवरेज ऑफ एक्स कितना है, ₹300, एवरेज ऑफ वाई कितना है, ₹150, ₹150। एंड इफ द एवरेज ऑफ ऑल 30 वर्कर्स, माने टोटल वर्कर्स की एवरेज कितनी दे रखी है आपको, ए एंड बी की 200, तो एवरेज ऑफ एक्स प्लस वाई कितना दे रखा है आपको, ₹200, ₹200। ये तीन बातें हो गई। अब वो आपसे क्या पूछ रहा है, वो कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ द वर्कर्स इन द फैक्ट्री एक्स एंड वाई। वर्कर्स ऑफ फैक्ट्री में मैंने आपको बताना है कि कितने एक्स वर्कर है, कितने वाई वर्कर है। मैंने आपको उसका तरीका बताया, इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, सर 100। क्या भाई, ये एक्स का, ये एक्स प्लस वाई का, माने एक्स ही तो माइनस करोगे, 100x। इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, सर 50। क्या ये y का है, माने ये 200y आएगा, ये 150y आएगा, तो इक्वल्स टू कितना बचा, इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 50y। तो x अपॉन y कितना आ गया, 50 अपॉन 100, 1:2। माने नंबर ऑफ वर्कर x अपॉन नंबर ऑफ वर्कर्स y कितना आ जाएगा, 1:2। अब आपसे पूछ रहा है ईच वर्कर के नंबर ऑफ पर्सन बताना है। टोटल वर्कर्स कितने रखे हैं आपको, 30। तो अगर मैं नंबर ऑफ वर्कर्स x चाहूंगा तो क्या होगा, करस्पॉन्डिंग रेशियो 1 अपॉन सम ऑफ द रेशियो 3 इंटू 30। माने 10 वर्कर आएंगे x में और बचे हुए 20 वर्कर्स आएंगे y में। तो आंसर हो जाएगा 10,20। आंसर क्या हो जाएगा, 10,20। भाई देखिए ना, टोटल का एवरेज दे रखा है 200, x का एवरेज है 300, माने इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 100 क्या x। टोटल का एवरेज है 200, अर्थमेटिक मीन ऑफ y कितना है, 150, माने इन दोनों का डिफरेंस क्या हुआ, 50 क्या y। तो 100x बराबर 50y, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ x अपॉन नंबर ऑफ y कितना आ जाएगा, ये 100 का आ जाएगा, अपॉन में 50 अपॉन 100 का मतलब 1/2, माने n1 अपॉन n2, माने नंबर ऑफ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पर्सन ऑफ x का रेशियो नंबर ऑफ पर्सन y से कितना है, 1:2। तो नंबर ऑफ x पर्सन कितने होंगे, करस्पॉन्डिंग रेशियो माने 1, सम ऑफ द रेशियो 3 इंटू टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने, 30। आंसर कितना आ गया, 10 वर्कर्स। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, वो कह रहा है अ पर्सन वॉक्स 9 आवर्स एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर and again works 6 hours at a speed of 40 किलोमीटर पर आवर। What is the average speed? अब समझिए एवरेज स्पीड के लिए कौन सी सेंट्रल वैल्यू बेस्ट है, सर हार्मोनिक मीन। सपोज करिए मुझे हार्मोनिक मीन निकालना नहीं आता, तो मैंने आपको बताया था कि एवरेज स्पीड इक्वल्स टू क्या होगा, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। पहले हम बात करेंगे टोटल डिस्टेंस की। भाई ये दे रखा है टाइम t1, ये दे रखी है स्पीड s1। तो स्पीड बराबर होता है बेटा जी डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस बराबर होगा बेटा जी स्पीड इंटू टाइम। माने अगर मुझे डिस्टेंस पता करनी है पहली वाली d1, मुझे अगर d1 डिस्टेंस पता करनी है, d1 कलर कोई दूसरा ये लेते हैं, d1 डिस्टेंस पता करनी है तो क्या होगा t इंटू एस, माने कितना हो जाएगा 39 या 270 किलोमीटर। ये इसकी क्या निकल आई, पहली डिस्टेंस निकल आई। ये इसकी क्या निकल आई, पहली डिस्टेंस निकल आई। अच्छा दूसरा, आपको टाइम दे रखा है t2 ये, और इसकी स्पीड दे रखी है 40 किलोमीटर पर आवर माने s2 ये। तो अगर मैं आपसे पूछूं d2 कितना होगा, तो s2 इंटू टी2 माने 40 इंटू 6 240 किलोमीटर। बस अब तो क्वेश्चन आपके हाथ में है। टोटल डिस्टेंस 270 और 240 510,
टोटल टाइम 9 घंटे ये लगे, 6 घंटे ये लगे, कितने हो गए 15 घंटे। इतने किलोमीटर पर आर। जरा कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लीजिए, 510 डिवाइड बाय 15 कितना आ गया 34 किलोमीटर पर आर। बात समझ में आ गई दोस्तों, करने का तरीका समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 वो कह रहा है इफ द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y इज गिवन बाय दिस एंड द मीन ऑफ x इज 16, मीन ऑफ y, तो सीधे सीधे x की जगह कितना लगा दीजिए 16 लगा दीजिए, क्योंकि जितनी भी सेंट्रल वैल्यू है उन सभी पे ओरिजिन का भी फर्क पड़ता है और स्केल का भी फर्क पड़ता है। तो सीधे सीधे x की जगह कितना लगा देंगे हम 16 लगा देंगे। तो ये हो जाएगा 16 टू जा 32 माइनस 16 टू जा 32 माइनस 5y इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 22/5 माने 4.4। आंसर आ गया 4.4 माने y बार निकल आया। बात समझ में आ गई दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज इक्वल टू n+7/3। सबसे पहले 3 बातें याद रखिएगा दोस्तों, 3 बातें हमेशा याद रखिएगा। पहली बात समीशन n माने 1 + 2 + 3 + अप टू सो ऑन टू n, ये होता है सम ऑफ n नेचुरल नंबर, ये होता है n+1/2। दूसरा समीशन n स्क्वायर माने 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + अप टू सो ऑन टू n स्क्वायर, ये होता है बेटा n+1 2n+1/6। इसे क्या पढ़ेंगे सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। तीसरा समीशन n क्यूब 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब अप टू सो ऑन टू n क्यूब, क्या होगा ये n स्क्वायर n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। ये 3 बातें आपको हमेशा पता होनी चाहिए, ठीक है ना। इसका यूज बहुत जगह बहुत सारे चैप्टर्स में होगा, ठीक है ना। अच्छा अब आपको कह रहा है द अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, माने फर्स्ट n नेचुरल नंबर की अगर हम बात करें तो 1 2 3 अप टू सो ऑन टू n की बात कर रहा है। इसका अर्थमेटिक मीन क्या होगा भाई, इन सब का सम, इन सब का सम किसके बराबर है, माने 1 + 2 + 3 अप टू सो ऑन टू n डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n। अब जरा ध्यान से देखिए 1 + 2 + 3 अप टू सो ऑन टू n किसके बराबर है n+1/2 माने n+1/2 और ये वाला n ऐसे ही n से n कैंसिल हो गया। ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर का अर्थमेटिक मीन हमारे हिसाब से कितना आना चाहिए n+1/2 आना चाहिए, लेकिन इनके हिसाब से कितना रखा है n+7/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, ये हो जाएगा 2n + 14 3n + 3 n इक्वल्स टू 11। माने कितने ऑब्जर्वेशन होंगे, n की वैल्यू कितनी होगी 11 होगी। बात समझ में आ गई दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वो कह रहा है फॉर अ सर्टेन डिस्ट्रीब्यूशन समीशन x - 20। अब जरा ध्यान दीजिएगा समीशन x - a का मतलब होता है दोस्तों समीशन x - na, माने a जो माइनस होगा कितनी बार होगा वो n टाइम्स होगा। भाई अगर मान लीजिए सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन है, सभी ऑब्जर्वेशन में से 3 माइनस करूं तो आप ये पूछोगे ना सर कितने ऑब्जर्वेशन है 10 है, तो 3 कितनी बार माइनस होगा 10 बार, माने कितना माइनस कर देंगे -30 कर देंगे। माने सभी ऑब्जर्वेशन में से अगर मैं 30 माइनस कर दूं तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन व्हेन 3 विल बी सब्ट्रैक्टेड इन 10 ऑब्जर्वेशन, तब निकल के आएगा। नहीं आई बात समझ में भाई। समीशन x - a का मतलब हो गया समीशन x - na, माने a जो माइनस होगा कितनी बार माइनस होगा, जितने ऑब्जर्वेशन होंगे उतनी बार। ये चीज याद रखिएगा, उसके ऊपर बेस क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर मिलेगा। इफ समीशन x - 20 इक्वल्स टू 25, माने समीशन x - 20 n इज इक्वल्स टू 25 हो गई बात, पहली बात। एंड समीशन x - 5 इक्वल्स टू 0। जरा ध्यान दीजिए समीशन x - 5 0 है, इसका मतलब 100% अर्थमेटिक मीन कितना होगा 5 ही होगा। क्यों क्यों याद करिए अर्थमेटिक मीन की प्रॉपर्टी, द एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन एंड देयर अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। माने ये समीशन x - 5 0 आ रहा है, इसका मतलब ये 5 क्या होगा, इसका अर्थमेटिक मीन होगा।
5 क्या होगा इसका? अर्थमेटिक मीन होगा। बात समझ में आ गई या नहीं है? क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं सर। समीशन x माइनस 0 इज -5। समीशन x माइनस 0 का मतलब समीशन x माइनस 0n इज इक्वल टू -5। ये क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले ये तो 0n का मतलब 0 ही हो गया, तो समीशन x की वैल्यू कितनी आ गई? समीशन x की वैल्यू आ गई -5। जरा समीशन x की वैल्यू -5 यहां लगा दो, समीशन x की वैल्यू -5 यहां लगा दो, तो क्या हो जाएगा जरा जल्दी से बताइए। -5 माइनस 20 n इज इक्वल टू 25, -20 n इज इक्वल टू 30, तो n की वैल्यू 30 अपॉन -20 माने -3/2 आ रही है। अब इसमें तो कोई आंसर ही नहीं है, ये क्वेश्चन गलत है। फिर देन n इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन गलत है। n की वैल्यू कितनी आएगी? -3/2 आएगी। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कभी फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं हो सकते, ये क्वेश्चन गलत है, लेकिन क्वेश्चन करने का तरीका आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वो कह रहा है इफ द अर्थमेटिक मीन एंड द ज्योमेट्रिक मीन फॉर टू नंबर्स आर 34 एंड 16 रेस्पेक्टिवली, माने दो नंबर का अर्थमेटिक मीन कितना है? 34, और इन दो नंबर का ज्योमेट्रिक मीन कितना है? 16। आपसे कह रहा है वो नंबर क्या है बताइए। भाई दो नंबर का अर्थमेटिक मीन होता क्या है? दो नंबर का अर्थमेटिक मीन होता क्या है? ये होता है a प्लस बी अपॉन 2। और दो नंबर का ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? इन दोनों का प्रोडक्ट की होल पावर 1/2, माने सीधे सीधे हम लिख सकते हैं √ab। तो जरा चेक करिए, 34 बराबर क्या होगा? a प्लस बी अपॉन 2, माने a प्लस बी की वैल्यू आ गई 68। पहली बात ये हो गई। और √ab बराबर 60, तो ab की वैल्यू कितनी आ गई? 256। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब आप चेक कर लीजिए, जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा वही आंसर होगा, क्योंकि a और b दोनों के ऑप्शन दे रखे हैं। 16 प्लस 70 86, नहीं 68 आना चाहिए, आंसर गलत हो गया। 4 प्लस 64 सही है, और 4 इंटू 64 ये भी ठीक है, तो आंसर क्या होगा? बी होगा। हमें इसे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। वो कह रहा है इफ द अर्थमेटिक मीन हार्मोनिक मीन फॉर टू नंबर्स आर इतना एंड इतना, माने अर्थमेटिक मीन दे रखा है 0.8, हार्मोनिक मीन दे रखा है 3.2, आपसे ज्योमेट्रिक मीन पूछ रहा है। तो बेटा जी ज्योमेट्रिक मीन बराबर होता है √ ऑफ अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन के। ज्योमेट्रिक मीन इज द ज्योमेट्रिक एवरेज, ये बात मैंने आपको शुरू में ही बता दी थी। ज्योमेट्रिक मीन इज द ज्योमेट्रिक एवरेज ऑफ अर्थमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। तो ये सीधे सीधे वैल्यू लगा दीजिए। तो ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 0.8 इंटू 3.2, तो ज्योमेट्रिक मीन बराबर कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 216, माने 2.16, 3.2 इंटू 0.8 2.56 सॉरी का √ कितना आ गया? 1.6। आंसर हो गया ए। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x बराबर 5 एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ y इज इक्वल टू 12, देन ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x y, याद करिए ज्योमेट्रिक मीन की प्रॉपर्टी है, प्रोडक्ट पे बेस्ड है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे 5 इंटू 12 कितना हो जाएगा? 60। बात समझ में आ गई? तो यहां पे आपका अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन की जितनी भी पॉसिबिलिटी हो सकती थी वो हमने सारी कवर कर ली। अब हम लोग दोस्तों बात करेंगे मीडियन के बारे में। देखिए आगे स्टार्ट करते हैं मीडियन के बारे में। मीडियन क्या होता है? मैं मीडियन का मतलब मिडिल मोस्ट सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन से है, मिडिल मोस्ट वैल्यू से। भाई एक वैल्यू जो कि क्या हो, बिल्कुल बीचों बीच में लाई कर रही होगी, तो हम कहेंगे उस डेटा के सभी ऑब्जर्वेशन उसके आसपास लाई करेंगे। माने मीडियन जो है वो ऑन बिहाफ ऑफ पोजीशन निकाला जाता है। किसके बिहाफ पे निकाला जाता है? पोजीशन के बिहाफ पे। तो जरा देखिए, अ वैल्यू विच डिवाइड्स द गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू टू इक्वल पार्ट्स और इनटू टू इक्वल हाफ। भाई एक वैल्यू जो कि किसी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सके या दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सके, व्हेन द सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन आर अरेंज इनटू इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना इसलिए जरूरी है भाई, अगर मैं कहूं इसका मिड पॉइंट बताओ तो आप बता सकते हो यहां लाई करेगा, इसका मिड पॉइंट बताओ तो आप बता सकते हो यहां लाई करेगा। लेकिन अगर कोई जिगजैग वे है, ये
तो क्या इसका मिड पॉइंट बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। माने सबसे पहले आपका काम होगा डेटा को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने का। एक बार डेटा इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया, उसके बाद आप उसके क्या करोगे? दो इक्वल पार्ट कर लोगे। तो वो जो दो इक्वल पार्ट जहां पे हो रहे होंगे वो पोजीशन पे जो वैल्यू आएगी दैट इज नोन टू बी द मीडियन। बात समझ में आ गई? देन दैट वैल्यू इज नोन टू बी द मीडियन। क्लियर हो गई बात? अच्छा, इट हैज अ यूनिट एंड ऑल्सो नोन एज पोजिशनल एवरेज। मीडियन को हम क्या बोलते हैं? पोजिशनल एवरेज। जैसे अर्थमेटिक मीन को बोला जाता है अर्थमेटिक एवरेज, ज्योमेट्रिक मीन को बोला जाता है ज्योमेट्रिक एवरेज, हार्मोनिक मीन को बोला जाता है हार्मोनिक एवरेज। वो तीनों कैलकुलेशन पे बेस्ड होते हैं, ये पोजीशन पे बेस्ड होता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? पोजिशनल एवरेज बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? पोजिशनल एवरेज। दूसरी बात, मीडियन इज द मिडिल मोस्ट वैल्यू ऑफ एनी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये बात तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इट इज द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल वैल्यू फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन। ध्यान से ध्यान से ध्यान से, ये स्टेटमेंट बहुत जरूरी है सर। माने ओपन एंड क्लासिफिकेशन, वैसे बेस्ट सेंट्रल वैल्यू कौन सी है? अर्थमेटिक मीन। वैसे बेस्ट सेंट्रल वैल्यू कौन सी है? अर्थमेटिक मीन। लेकिन ओपन एंड क्लासिफिकेशन के लिए, माने जहां किसी क्लासिफिकेशन का एंड क्या हो? ओपन हो, या स्टार्टिंग क्या हो? ओपन हो, उस कंडीशन में सबसे बेस्ट सेंट्रल वैल्यू कौन सी होगी? मीडियन। कौन सी होगी? मीडियन होगी। इट इज बेस्ट फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन। इट इज बेस्ट फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब कैलकुलेशन ऑफ मीडियन कैसे कैलकुलेट होगा? भाई अगर मैं बात करूं इंडिविजुअल सीरीज की, तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन होंगे या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड होंगे। हालांकि जो मेरे पेड स्टूडेंट है उन्हें पता है मैंने ना इवन ना ऑड किसी से नहीं कराया, लेकिन इसमें क्वेश्चन थ्योरी का पूछा जाता है। इसलिए अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड हुए तो बीचों बीच में एक सेंट्रल वैल्यू, माने बीचों बीच में एक मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन बचेगा ही बचेगा। माने अगर इफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज ऑड देन मीडियन इज इक्वल्स टू ये क्या होगा? n प्लस 1/2th ऑब्जर्वेशन। तो उस कंडीशन में मीडियन क्या होगा? n प्लस 1/2, माने मान लीजिएगा 7 ऑब्जर्वेशन है। कितने ऑब्जर्वेशन है? 7। तो सबसे पहला काम उसे आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए, ठीक है ना। उसके बाद नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 7, तो 7 प्लस 1 8, 8/2 4, माने फोर्थ पोजीशन पे जो आ रहा होगा दैट विल बी द मीडियन। वो क्या कहलाएगा? मीडियन कहलाएगा। अब अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन हो जाए तब क्या होगा सर? तब कुछ नहीं होगा, तब मिडिल में दो वैल्यू बचेंगी, तब मिडिल मोस्ट दो वैल्यू बचेंगी आपके पास। उन दोनों वैल्यू का क्या निकालेंगे? अर्थमेटिक मीन निकाल देंगे। उन दोनों मिडिल मोस्ट वैल्यू का क्या निकालेंगे? अर्थमेटिक मीन। माने अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है तो बीचों बीच में एक ही वैल्यू बचेगी, लेकिन अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है तो बीच में दो वैल्यूज बचेंगी। आप चेक कर लीजिएगा, उन दोनों का क्या निकाल लीजिए? अर्थमेटिक मीन। बात समझ में आ गई? तो इफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन देन मीडियन इक्वल्स टू द अर्थमेटिक मीन ऑफ मिडिल मोस्ट टू वैल्यूज। यहां पे n प्लस 1/2 इज नॉट द मीडियन, इट विल बी द रैंक ऑफ मीडियन। ये क्या कहलाता है? रैंक ऑफ मीडियन कहलाता है। बात समझ में आ गई दोस्तों? आगे बात करते हैं। मीडियन की बात करें तो मीडियन की डिस्क्रीट सीरीज, मीडियन की डिस्क्रीट सीरीज क्या होगी सर? बहुत ध्यान से, मीडियन की डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज में क्या होगा? x होगा और f होगा, x होगा और f होगा, माने एक ऑब्जर्वेशन होगा उसकी रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी होगी। तो मीडियन बिल्कुल सेम रहेगा, क्या? n प्लस 1/2th ऑब्जर्वेशन, चाहे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन हो चाहे ऑड, हम दोनों के लिए यही लगाएंगे। n प्लस 1/2th ऑब्जर्वेशन, यहां पे n प्लस 1/2 दैट इज द रैंक ऑफ मीडियन। ये क्या कहलाएगी? रैंक ऑफ मीडियन। और उस पोजीशन पे जो आएगा दैट विल बी द मीडियन। उस पोजीशन पे जो आएगा वो क्या कहलाएगा? मीडियन कहलाएगा। और n प्लस 1/2 दैट विल बी द रैंक ऑफ मीडियन, माने जो पोजीशन, जिस पोजीशन की बात कर रहे हैं उस पोजीशन पे जो खड़ा होगा उसे मीडियन बोलेंगे, और वो जो पोजीशन है दैट इज नोन टू बी द रैंक ऑफ मीडियन। बात क्लियर हो गई सर? तो हियर यू हैव टू फाइंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो आपको अगर इस क्वेश्चन को करना है, डिस्क्रीट सीरीज के क्वेश्चन को करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। माने जितनी भी फ्रीक्वेंसी दे रखी है उन सबको ऐड करते जाइए तो आपकी क्या निकल आएगी? क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव का सेंस ही बेटा एडेड अप टू से होता है। क्यूमुलेटिव का सेंस किससे होता है? एडेड अप टू। एंड
देन फाइंड दैट क्लास इन विच रैंक ऑफ द मीडियन विल लाई। फिर वो कह रहा है उसके बाद वो क्लास पता करिए जिसमें वो रैंक ऑफ मीडियन क्या कर रही हो, लाई कर रही हो। उस रैंक ऑफ मीडियन जिस क्लास में लाई करेगी उस क्लास के ऑब्जर्वेशन को हम क्या कहेंगे, मीडियन कह देंगे। उस क्लास के ऑब्जर्वेशन को हम क्या कहेंगे, मीडियन कह देंगे। जैसे एक एग्जांपल लेके चलते हैं आपके सामने। मान लीजिए x और f 2 3 4 5 7 3 8 10 9 4 मान लीजिए एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सबसे पहले यहां पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिए 3, फिर जोड़िए 11, फिर 21, 30 और 34। अब n इक्वल टू कितना आ गया, 34। ठीक है ना। अब मीडियन इक्वल टू क्या है, n प्लस 1 अपॉन 2, मानी 34 प्लस 1 कितना होगा, 35। 35 अपॉन 2, 35 अपॉन 2 का मतलब कितना हो गया, 17.5, 17.5 ऑब्जर्वेशन। तो ये जो 17.5 है दैट इज द रैंक ऑफ द मीडियन। अब ये 17.5 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहां लाई करेगा, इधर लाई करेगा, इसमें लाई करेगा। तो इस क्लास में जो x है ये दैट इज द मीडियन। तो इस कंडीशन में मीडियन कितना आ जाएगा, 4 यूनिट। इस कंडीशन में मीडियन कितना आ जाएगा, 4 यूनिट। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये दे रखा है, ये मैंने टेबल बनाई थी आपको समझाने के लिए। फिलहाल हो गया अपना काम, दो आगे बढ़ते हैं। कॉन्टिन्यूअस सीरीज की बात करें तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज में क्या होता है, क्लास इंटरवल होता है। क्या होता है, क्लास इंटरवल। करेंगे बिल्कुल सेम डिस्क्रीट सीरीज के पैटर्न में ही। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी करेंगे, फिर उसके बाद मीडियन की रैंक देखेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहां लाई कर रही है। ठीक है ना। आइए सीधे सीधे इसका एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी 3, 8, 13, 10 और 4। मान लीजिए एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, आपसे इस सीरीज का मीडियन पूछा गया है। तो सबसे पहला काम आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालिए 3, 11, 24, 34 और 38। अब n इक्वल्स टू 38। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इस कंडीशन में मीडियन कॉन्टिन्यूअस सीरीज में मीडियन इक्वल्स टू होगा बेटा जी n प्लस 1 नहीं चलेगा, n/2th ऑब्जर्वेशन। माने इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज के अंदर +1 चलता है, लेकिन कॉन्टिन्यूअस सीरीज में +1 हटा देते हैं। माने 38/2 कितना हो गया, 38/2 कितना हो गया, 19th ऑब्जर्वेशन। ये 19th ऑब्जर्वेशन कहां लाई करेगा सर, इस वाली क्लास में लाई करेगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को देखिए, इस वाली क्लास में लाई करेगा। माने इस क्लास को हम कहेंगे मीडियन क्लास। क्या कहेंगे, मीडियन क्लास। इसके बाद इसने कहा, जरा ध्यान देखिए, मीडियन इक्वल्स टू n/2th ऑब्जर्वेशन। स्टेप फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, हमने बिल्कुल वही काम करा। स्टेप 2 यू हैव टू फाइंड दैट क्लास इन विच रैंक ऑफ द मीडियन और एनी अदर पार्टीशन वैल्यू विल लाई। माने जैसे हम मीडियन की बात कर रहे हैं वैसे ही हम पार्टीशन वैल्यू की बात करेंगे। इसके बाद स्टेप 3 फॉर दैट क्लास यू हैव टू फाइंड लोअर लिमिट ऑफ द क्लास। माने इस क्लास की लोअर लिमिट कितनी है, 20। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 13। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से प्रीसीडिंग क्लास की कितनी है, 11। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 38। और उसके बाद सीधे सीधे मीडियन के लिए फॉर्मूला होता है, मीडियन इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F और इंटू में I। L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू में I का मतलब इंटरवल। इंटरवल कितने का है यहाँ पे, कितने का डिफरेंस है यहाँ पे इन दोनों के बीच में, 10 का। तो ये सारी वैल्यूज आप क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, आपका मीडियन कैलकुलेट हो जाएगा। बात समझ में आ गई दोस्तों। तो मीडियन की इंडिविजुअल सीरीज भी हो गई, डिस्क्रीट सीरीज भी हो गई और कॉन्टिन्यूअस सीरीज भी हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों पार्टीशन वैल्यूज के बारे में। जैसे मीडियन की बात करें, मीडियन किसी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो मीडियन इज ऑल्सो अ पार्टीशन वैल्यू। बिल्कुल सेम वे में कुछ पार्टीशन वैल्यूज और भी होती है। जैसे पहली पार्टीशन वैल्यू है बेटा जी, पहली पार्टीशन वैल्यू है क्वार्टाइल। क्वार्टाइल किसी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन को कितने नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करेगी, 4। कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, 4। तो हर एक पार्ट कितने परसेंट के बराबर होगा, 25% के बराबर होगा। हर एक पार्ट कितने परसेंट के बराबर होगा, 25% के बराबर होगा। अच्छा, कितने क्वार्टाइल पॉसिबल होंगे, 3। कौन कौन से, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड।
क्योंकि चौथा तो नोन होगा, लास्ट वाला तो हमेशा नोन होता है, ठीक है ना। तो इसमें 3 क्वार्टाइल्स पॉसिबल है, Q1, Q2 और Q3। Q1 को कहेंगे लोअर क्वार्टाइल, Q2 को कहेंगे मिडिल क्वार्टाइल, Q3 को कहेंगे अपर क्वार्टाइल। माने ये Q1 क्वार्टाइल कहेगा भाई एक वैल्यू जो कि किसी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन को इस तरीके से डिवाइड करे कि 25% ऑब्जर्वेशन पहले लाई करे और 75% ऑब्जर्वेशन बाद में लाई करे, दैट इज द Q1 लोअर क्वार्टाइल। Q2 में 25 और 25 कितना हो जाएगा 50, माने Q2 बिल्कुल बीचों बीच में लाई करेगा और Q3 कहीं यहां लाई करेगा। ये हो गया 25%, ये हो गया 50% और ये हो गया 75%। चौथा वाला नोन आता तो हमें पता करने की जरूरत नहीं है। डेसाइल की बात करें, डेसाइल किसी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन को कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, 10। डेसाइल होंगे कितने, 9। और डेसाइल का हर एक पार्ट कितने परसेंट के बराबर होगा, 10% के बराबर होगा। परसेंटाइल, परसेंटाइल किसी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन को कितने पार्ट में डिवाइड करता है, 100। परसेंटाइल होंगे कितने, 99। हर एक परसेंटाइल कितने परसेंट के बराबर होगा, 1% के बराबर होगा। बात समझ में आ गई दोस्तों, क्लियर हो गई बात। तो परसेंटाइल क्वार्टाइल निकालना बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज में बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। क्लियर हो गई बात। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं मॉड के बारे में। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं मॉड के बारे में। मॉड क्या होता है सर, मॉड की अगर हम बात करें, द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन एनी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज नोन एज मॉड। माने किसी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन में जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार ऑकर हो रही होगी, रिपीट हो रही होगी, ऐसी वैल्यू का क्या कहेंगे हम लोग दोस्तों, मॉड कहेंगे। मॉड का मतलब ही मतलब मोस्ट ऑकरिंग वैल्यूज होता है, ठीक है ना। जैसे अर्थमेटिक मीन की बात करूं तो इट इज बेस्ड ऑन sum of all observation to the divided by the number of observation, it is basically the average। मीडियन की बात करें तो मीडियन इज द पोजिशनल एवरेज। ऐसे ही मॉड की बात करें तो मॉड इज द फ्रीक्वेंटली एवरेज। बात समझ में आ गई दोस्तों। ज्योमेट्रिक मीन इज द ज्योमेट्रिक एवरेज, हार्मोनिक मीन इज द हार्मोनिक एवरेज, ठीक है ना। तो आइए दोस्तों देखते हैं मॉड के बारे में। मॉड सबसे पहले द मोस्ट ऑकरिंग वैल्यू, the most occurring value in any set of observation is known as mod। किसी भी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन में जो वैल्यू सबसे ज्यादा टाइम्स ऑकर कर रही होगी उस वैल्यू को हम क्या कहेंगे दोस्तों, मॉड कहेंगे। अच्छा, इसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट पहला, इन मैनी अ केस मॉड इज नॉट यूनिकली डिफाइंड। यूनिकली डिफाइंड का मतलब बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जहां पे मॉड एक नहीं निकल के आता, एक से ज्यादा मॉड निकल के आते हैं। भाई ऐसा कब होगा, भाई जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेके चलते हैं, 1 1 1 1 5 8 2 9। तो इस कंडीशन में मॉड कितना होगा सर, इस कंडीशन में तो एक ही मॉड होगा, कौन सा, 1। बात समझ में आ गई। लेकिन अगर मैं 1 1 1 1 2 2 2 2 3 5 9 6, मैं अगर इस कंडीशन की बात करूं तो इस कंडीशन के अंदर आपके दो मॉड हो गए, 1 एंड 2, बोथ आर मॉड, क्योंकि 1 और 2 दोनों की ऑकरेंस क्या है, सेम है। तो इस केस को कहते हैं बेटा केस ऑफ बाई मॉडल। जैसे ये केस हो गया केस ऑफ यूनी मॉडल, ये हो गया केस ऑफ यूनी मॉडल, यूनी का मतलब एक, और ये हो गया केस ऑफ बाय मॉडल, ये हो गया केस ऑफ बाय मॉडल। बाय का मतलब दो, हालांकि केस ऑफ बाय मॉडल को हम केस ऑफ मल्टी मॉडल भी कह सकते हैं। मल्टी का मतलब होता है बेटा जी एक से ज्यादा, ठीक है ना। तो अगर बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जहां पे मॉड एक नहीं होता, एक से ज्यादा मॉड भी हो सकते हैं, उसे कहते हैं केस ऑफ मल्टी मॉडल। बात समझ में आ गई। सिर्फ मॉड ही एक लौती सेंट्रल वैल्यू ऐसी है जो एक से ज्यादा आ सकती है। कभी आपने किसी केस में नहीं देखा होगा दो अर्थमेटिक भी निकले हो, दो ज्योमेट्रिक मीन निकले हो, दो हार्मोनिक मीन निकले हो, दो मीडियन निकले हो, ठीक है ना, ऐसा कहीं नहीं होगा। लेकिन मॉड एक से ज्यादा भी आ सकता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा पॉइंट, इन मैनी अ केस मॉड कांट डिफाइन। बहुत सारे ऐसे केसेस आएंगे जहां पे मॉड को डिफाइन नहीं किया जा सकता। सर ऐसे कैसे, भाई अगर मान लीजिए किसी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन में सभी ऑब्जर्वेशन की ऑकरेंस क्या है, सेम है, तो उस कंडीशन में मॉड को डिफाइन आप कर ही नहीं सकते, नॉट पॉसिबल हो जाएगा। भाई जैसे एग्जाम्पल की बात करें, मान लीजिए मैंने एक केस लिया, एग्जाम्पल नंबर 1, मैंने कहा 1 2 3 5 4, मैंने कहा बताइए मॉड क्या होगा, आप कहेंगे कांट डिफाइन। क्यों, सबकी ऑकरेंस क्या है, सेम है। तो भाई कभी कभी ऐसा केस भी आता है जहां पे मॉड को डिफाइन नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल नंबर 2 की बात करें,
मैंने कहा 3, 5, 3, 3, 5, 5, 8, 8 और 6, 6। मैंने कहा इसमें मॉड बताइए सर, इसमें भी मॉड कांट डिफाइन होगा। आ ये मत सोचिएगा कि सर यहां पे मॉड 3, 5, 8, 6 चारों हो जाएंगे। बात हुई थी द मोस्ट ऑकरिंग वैल्यू, माने जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार ऑकर हो रही होगी। यहां 3 की ऑकरेंस 2 है, 5 की ऑकरेंस 2 है, 8 की ऑकरेंस 2 है और 6 की ऑकरेंस 2 है। सभी की ऑकरेंस सेम है, तो इस कंडीशन में मॉड को डिफाइन नहीं किया जाएगा। अगर यहां पे मान लेते 7 आता तो इस कंडीशन में 4 मॉड हो जाते, 3B, 5B, 8B और 6B। लेकिन अगर यहां 7 नहीं है तो इस कंडीशन में मॉड क्या होगा, कांट डिफाइन होगा। बात समझ में आ गई? तो द मोस्ट ऑकरिंग वैल्यू इन एनी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज नोन एज मॉड। इट हैज अ यूनिट, ठीक है ना, इसके अपने आप में एक यूनिट होगी। इन मैनी अ केस मॉड इज नॉट यूनिकली डिफाइंड। कब? उस केस को हम क्या कहते हैं, केस ऑफ मल्टी मॉडल, ठीक है ना। इन मैनी अ केस मॉड कैन नॉट बी डिफाइंड। कब? व्हेन ऑल द ऑब्जर्वेशन हैव सेम ऑकरेंस, ठीक है ना। इसके बाद चौथी बात, मॉड को हम एक ग्राफ के थ्रू पता कर सकते हैं, जिसे बोलते हैं दोस्तों हिस्टोग्राम। जैसे मीडियन को किस ग्राफ से पता कर सकते हैं, ओजाइव से। कौन से ओजाइव से? लेस देन ओजाइव और मोर देन ओजाइव, दोनों से पता कर सकते हैं। बिल्कुल सेम वे में अगर मैं मॉड की बात करूं तो मॉड को एक ग्राफ से पता कर सकते हैं, जिसे बोलते हैं हिस्टोग्राम या एरिया डायग्राम। इसमें क्या होते हैं, बार्स बने होते हैं और एक दूसरे से क्या होते हैं, एडजेसेंट, माने मिले हुए होते हैं। बार डायग्राम की बात करेंगे, बार डायग्राम में जो बार बने होंगे, रेक्टेंगल बने होंगे, वो एक दूसरे से सेपरेटेड बने होंगे। लेकिन हिस्टोग्राम में जो बार्स बने होते हैं वो एक दूसरे से एडजेसेंट बने होते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए, इसके बाद कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अंदर मॉड की बात करें तो मॉड को निकालने का फॉर्मूला है L प्लस D1 इंटू आई अपॉन D1 प्लस D2। मैंने ये सब, मेरे जो पेड बच्चे हैं, जो बच्चे मेरे से लेक्चर ले चुके हैं, पेड स्टूडेंट हैं, उन्हें इनको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और आप लोगों को भी याद करने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पे D1 का मतलब F1 माइनस F0 से है। भाई आपको मैंने बताया है, स्टैटिस्टिक्स के अंदर किन्हीं भी दो चीजों को अगर माइनस किया जाता है दोस्तों, तो वहां वर्ड यूज होता है डेविएशन। माने D1 की बात करें तो D1 इज द डेविएशन। किसके किसके बीच का? F1 और F0 के बीच का। अब F1 क्या है? F1 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। F1 क्या है? फ्रीक्वेंसी किसकी? मॉडल क्लास की। F0 1 से पहले आता है 0, तो F0 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास ऑफ द मॉडल क्लास। एंड F2 1 के बाद आता है 2, तो F2 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सक्सीडिंग क्लास ऑफ द मॉडल क्लास। माने जो मॉडल क्लास होगी, जो मॉडल क्लास होगी उसकी फ्रीक्वेंसी को तो हमने नाम दिया F1। 1 से पहले F0 और 1 के बाद F2, माने इससे पहले वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी को हम कहेंगे F0 और इसके बाद वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहेंगे? F2। अब जरा देखिए, मॉड इक्वल्स टू L का मतलब लोअर लिमिट से है, D1 इंटू आई, माने D1 का मतलब F1 माइनस F0 अपॉन D1 प्लस D2, बस दैट इज द मॉड इन कॉन्टिन्यूअस सीरीज। बात समझ में आ गई दोस्तों? अच्छा, मॉड इज मोस्ट पॉपुलर सेंट्रल वैल्यू। जैसे बेस्ट सेंट्रल वैल्यू कौन सी है? अर्थमेटिक मीन। बेस्ट सेंट्रल वैल्यू कौन सी है? अर्थमेटिक मीन। ओपन एंड के लिए कौन बेस्ट है? मीडियन। लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन है? मॉड। सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन है? मॉड। बात समझ में आ गई दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं मॉड के बारे में। मॉड इज अफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। भाई इट इज अ पार्ट ऑफ अ सेंट्रल वैल्यू। हमारी बात आपसे पहले ही हो चुकी है, हर सेंट्रल वैल्यू पे ओरिजिन माने प्लस माइनस का फर्क पड़ेगा, और हर सेंट्रल वैल्यू पे इनटू डिवाइड माने स्केल का भी फर्क पड़ेगा। तो मॉड इज ऑल्सो अफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। दूसरी बात, इफ ऑल द ऑब्जर्वेशन आर सेम, अगर सारे ऑब्जर्वेशन एक जैसे हुए, देन मॉड इज सेम एज दैट ऑकरिंग ऑब्जर्वेशन। बिल्कुल ठीक बात है। अगर सारे ऑब्जर्वेशन एक जैसे होंगे, मान लीजिए 3 3 3 3 3, तो इस कंडीशन में मीन भी कितना आएगा? 3, मीडियन भी कितना आएगा? 3, और मॉड भी कितना आएगा? 3। बात समझ में आ गई? इसके बाद मॉड हैज अ यूनिट, ये बात भी हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, इसके बाद व्हेन देयर इज अ डिस्कशन ऑफ द मोस्ट ऑफ द केसेस देन वी यूज मॉड। माने कभी कभी क्या होता है, पेपर में ये पूछ लेगा इन बायोलॉजी विच सेंट्रल वैल्यू हैज टू बी कैलकुलेटेड? मॉड, क्योंकि हम मोस्ट ऑफ द केसेस की बात करेंगे।
हम किसकी बात करेंगे? मोस्ट ऑफ द केसेस की बात करते हैं। जैसे बिजनेस के अंदर हम मोस्ट ऑफ द केसेस की बात लेके चलते हैं, तो वहां पे कौन सी सेंट्रल वैल्यू यूज होती है? मॉड यूज होता है दोस्तों। इसके बाद मॉड इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन। मॉड जो है वो सभी ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड तो होता नहीं, तो इसके अंदर क्या मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं, इसके अंदर मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज भी नहीं होती, ठीक है ना। सो इट डज नॉट हैव मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज। इसके बाद मॉड शोज लो इफेक्ट। देखिए, अर्थमेटिक मीन शो ग्रेटेस्ट इफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन। अर्थमेटिक मीन शोज ग्रेटेस्ट इफेक्ट। अर्थमेटिक मीन के अंदर एक ही ड्रॉबैक है कि वो एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन की वजह से लीस्ट की जगह ग्रेटेस्ट इफेक्ट को शो करता है। मीडियन, मीडियन का एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन से कोई फर्क नहीं होता क्योंकि वो मिड में है। मीडियन हैज नो इफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन, लेकिन मॉड पे एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन का थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ता ही पड़ता है। तो यहां लिखा हुआ है मॉड शोज लो इफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन। और यहां पे आपका ये मॉड का टॉपिक क्लोज हो गया। इसमें से आपको मॉड का क्वेश्चन 100% मिलेगा, 110% मिलेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मॉड की। इसे दोस्तों हम इंपेरिकल फॉर्मूला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंपेरिकल फॉर्मूला, ठीक है ना। अच्छा, अब जो इन केस ऑफ सिमेट्रिकल की बात करें तो ये तो आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं। सिमेट्रिकल के केस में मीन इक्वल्स टू मीडियन इक्वल्स टू मॉड क्या आएगा? माने अगर कोई सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है जिसमें मीन, मीडियन, मॉड तीनों एक ही जगह, एक ही पॉइंट पे लाई कर रहे हो, तो इसका मतलब समझ लीजिएगा वो केस ऑफ सिमेट्रिकल है। जैसे अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में चले जाए, अगर आपने रिवीजन कर रखा है तब की बात कर रहा हूं, प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में, ठीक है ना। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या होता है? जो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है उसे सिमेट्रिकली एज्यूम माना जाता है। मान नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज सिमेट्रिकल। बात समझ में आ गई? ये कभी कभी क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाता है। अच्छा, इन केस ऑफ असिमेट्रिकल, अब असिमेट्रिकल के केस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मॉड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन के। मॉड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन के होता है दोस्तों, ठीक है ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर बेस आपको पेपर में क्वेश्चन जरूर मिलेगा, जरूर आएगा सर। आपको इन मॉड, मीडियन, मीन में से कोई 2 वैल्यूज आपको दे देगा और तीसरे की वैल्यू पूछेगा, ठीक है ना। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन इसमें चेंज कर देता है। क्या है? जैसे हमने क्या किया, बोथ साइड माइनस मीन किया। अगर मैं बोथ साइड माइनस मीन कर दूं तो मॉड माइनस मीन, ये लिखा हुआ है मॉड माइनस मीन, ये क्या हो जाएगा? 3 मीडियन माइनस 2 मीन माइनस मीन, कितना हो गया? -3 मीन हो गया। माने 3 मीडियन -3 मीन हो गया भाई। -2 मीन ये, -1 मीन ये, कितना हो गया? -3 मीन हो गया। माने 3 कॉमन आ जाएगा। 3 हमने कॉमन ले लिया, क्या बचेगा? क्या बचेगा जरा देखिएगा। ये बचेगा सर, 3 कॉमन ले लिया हमने, क्या बचेगा? मीडियन माइनस मीन। अब अगर पेपर में क्वेश्चन ये कह दे, इफ द डिफरेंस बिटवीन, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को, इफ द डिफरेंस बिटवीन या इफ द डेविएशन ऑफ द मॉड एंड मीडियन मीन इज 5 यूनिट, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द डेविएशन ऑफ द मीडियन एंड मीन? तो 5/3। ये क्वेश्चन कभी कभी पेपर में जरूर पूछा जाता है। अच्छा, अगर मैं इसको उल्टा कर लूं, बहुत ध्यान से समझिएगा, इसको रब कर देता हूं। अगर मैं इसको उल्टा कर लूं, माने माइनस साइन कॉमन ले लूं, माइनस साइन मैंने कॉमन ले लिया, ये माइनस साइन कॉमन ले लिया, तो क्या होगा? मीन माइनस मॉड हो जाएगा। देखिए ना, मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया, यहां से माइनस साइन ये कॉमन ले लिया, इसको हटा देते हैं, ये माइनस साइन कॉमन ले लिया, तो यहां क्या आ जाएगा? यहां भी माइनस साइन कॉमन लेना पड़ेगा, बिल्कुल लेना पड़ेगा सर। लीजिए जरा कॉमन, क्या आएगा? ये आ जाएगा आपका माइनस साइन कॉमन बाहर, 3 ऐसे ही, मीन माइनस मीडियन, मीन माइनस मीडियन। तो ये माइनस साइन से ये माइनस साइन काट दें। माने अगर मीन माइनस मॉड कहेगा तो 3 टाइम्स ऑफ मीन माइनस मीडियन, लेकिन अगर मॉड माइनस मीन कहेगा तो 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस मॉड। तो आपको इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है, आप तो बोथ साइड मीन माइनस कर लीजिए, अपने आप ये रिलेशनशिप निकल आएगा, बिल्कुल अपने आप। अच्छा, बिल्कुल सेम वे में अगर मैं इसको रब कर दूं, अब दूसरा फॉर्मूला आप खुद बनाइएगा बहुत ध्यान से। यहां पे तो मैं पहले लिख देता हूं 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस मीन, और यहां 3 टाइम्स ऑफ मीन माइनस मीडियन, ठीक है ना। बिल्कुल सेम वे में मैंने बाय बोथ साइड
यहां पे जैसे एक बार मीन माइनस किया था, वैसे ही बोथ साइड माइनस मीडियन कर दिया, माइनस मीडियन कर दिया, तो क्या मिलेगा, मॉड माइनस मीडियन, ये लिखा हुआ है, इज इक्वल टू 3 मीडियन में से मीडियन गया, 2 मीडियन बचा, माने 2 कॉमन आ जाएगा, मीडियन माइनस मीन, और अगर माइनस साइन कॉमन ले लें तो 2 टाइम्स ऑफ मीन माइनस मीडियन। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। तो एक से आपके सारे फॉर्मूले अपने आप ही क्रिएट हो जाएंगे। तो यहां पे आपका सेंटर वैल्यू का जो टॉपिक है वो दोस्तों खत्म होता है।